दोस्तों नमस्कार। ना धर्म है, ना जाति है, ना पैसा है, ना पावर है, तो फिर आप चुनाव से दूर ही रहिए। चुनाव लड़ने की काबिलियत में इन चार चीजों का बड़ा महत्व है और उस पर भी जिक्र अगर उत्तर प्रदेश का होगा तो यकीन जानिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिसके जरिए आप सिस्टम को अपने अनुकूल कर सके, जिसके जरिए धर्म की राजनीति को साधने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए और जातियों के समीकरण को भेदते हुए अपने साथ छोटी छोटी जातियों को भी लाने के लिए आपके पास यकीनन पूंजी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए तो यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे में पूंजी आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी काबिल नहीं है। पिछली बार चुनाव हो रहा था तो तकरीबन ऑफिशियल रिकॉर्ड जानकारी दी गई 5,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इस बार यह आंकड़ा ऑफिशियली ही 10,000 करोड़ को पार कर चुका है। अनऑफिशियल की स्थिति आइएगा तो पिछली बार कहा गया था तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार अगर अनऑफिशियल डाटे में आइएगा तो यकीन जानिए 50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम इस चुनाव में फूंक दी जाएगी। इतना पैसा कहां से आ रहा है? और इसी दौर में जो छापे मारे जा रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 2,000 लोगों को समूचे उत्तर प्रदेश में, यानी जिले दर जिले जो भी कारोबारी हो, जो भी व्यापारी हो, जो भी पैसे वाला हो, जो इधर उधर झांकने की परिस्थिति में हो, उसके पास नोटिस जा चुका है। पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे समेटा जाए, पैसे का वितरण किस तरीके से हो और वोट अपने तरीके से कैसे आपकी झोली में आकर गिर जाए, यह समीकरण अगर आप नहीं जान समझते हैं तो फिर आप चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हैं। सवाल संगठन का नहीं है, सवाल परसेप्शन का नहीं है, सवाल जमीनी मुद्दों का भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में आता है जिन राज्यों में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। भारत के तमाम राज्यों की कतारों में सबसे गरीब बिहार है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की शुमारी उन राज्यों में होती है जहां का सांसद करोड़पति होता है, जहां का विधायक करोड़पति होता है, जहां का कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में जा रहा हो वह भी करोड़पति होता है। और यह राज्य ऐसा है जहां पर 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। कमोवेश औसतन सारे उम्मीदवार करोड़पति होते हैं और सत्ता मिल जाए तो वो करोड़पति की तादाद और रकम जो होती है उसमें इजाफा होने लगता है। 5 साल अगर वो मंत्री रह गए तो फिर इजाफे की परिस्थिति 200 से 1,000% तक ले जाती है, जो उनका बैंक बैलेंस या फिर अकूत संपत्ति जो छुपा कर रखी जाती है उसके बारे में जानकारी निकल कर आती है। अब जरा यहां पर सोचना शुरू कीजिए जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और मायावती ने जब इस बात का जिक्र किया हम कैसे चुनाव प्रचार में अभी कूद सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, यानी जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के बाद हम चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। वो समझ रही हैं आने वाले वक्त में टिकटों का वितरण होगा, टिकटों को बेचने की प्रक्रिया में जो पैसा आता है उसी के जरिए चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो खाली है बक्से, और बक्से अगर खाली हैं और बक्से जहां से आने चाहिए उस पर अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके द्वारा उस पूरे सिस्टम ने अपने हथेलियों में सब कुछ समेट लिया है तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहां टिकेंगी। कई सवाल एक साथ आपके जहन में इस दौर में तुरंत उठने चाहिए। पहली बात, अगर वाकई चुनाव प्रचार के मैदान में अखिलेश यादव अभी तक नहीं कूदे होते, प्रियंका गांधी सक्रिय नहीं हुई होती, जिस तरीके से मायावती सक्रिय नहीं है, तो क्या दिल्ली की कैबिनेट उठकर उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियां कर रही होती, लोकार्पण कर रही होती, हर दिन किसी बात का उद्घाटन और हर दिन एक सौगात जनता के नाम दे रही होती, या फिर अकेले ये जाते और चुनाव प्रचार करके आ जाते और जनता सोचती रहती जिनकी सत्ता है वही चुनाव प्रचार मैदान में, बाकी क्यों नहीं है। विपक्ष अभी हमारा इतना परिपक्व हुआ नहीं है। लेकिन आज उस पूंजी की परिस्थितियों को समझ लीजिए जहां पर इलेक्शन कमीशन का कहना है हर कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार पर 30,80,000 रुपए खर्च कर सकता है, और अगर 400 सीटों को लेकर हर सीट पर 4 उम्मीदवार भी 30-30 लाख खर्च कर रहा है तो जाहिर है वो भी हजारों करोड़ में आ ही जाएगा मामला। लेकिन सवाल तो उससे हटकर है जहां पर
नोट के बदले वोट का जिक्र है, जहां पर शराबों का वितरण है, शराब का वितरण है, और जहां पर बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं पैसे का हेरफेर या बंटवारा इस रूप में किया जाता है कि एकमुश्त समुदाय का वेट उसके साथ वोट जुड़ता चला जाए। हमें लगता है कुछ आंकड़ों को समझना होगा। कुछ आंकड़े इलेक्शन वॉच के हैं, कुछ सीडीएस के हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के सीएसडीएस के हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के हैं। इन आंकड़ों के जरिए अगर हम समझना शुरू करें तो 2017 कहीं टिकता ही नहीं है 2022 के चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में। जिन बातों का ऐलान हो रहा है, जो बेरोजगारी का जिक्र है, जो गरीबी का जिक्र है, जो किसानी का जिक्र है, जो मजदूरों का जिक्र है, जो प्रवासी मजदूरों का जिक्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो नेगेटिव में है, जिसकी ग्रोथ, उसका जिक्र है, भूल जाइए। थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को बंद कर डालिए और जरा समझना शुरू कीजिए। 2017 में ऑफिशियल डाटा निकल कर आया था कि प्रति वोट 750 रुपए खर्च हुए हर पॉलिटिकल पार्टी के। इस बार यह आंकड़ा 2000 अभी से ही पार कर गया है। हर व्यक्ति को 2000 मिलता है या फिर उस पूरी बस्ती को 2-2 हजार रुपए मिल जाते हैं और हर को बंटते चला जाता है, यह परिस्थिति एक अलग है। लेकिन जो रैलियों में आप भीड़ देख रहे हैं, खासतौर से सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें जब आप लोगों को टटोलेंगे, पूछेंगे आप कहां के हैं, तो वह उस जगह का नहीं होगा, वह उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन कभी कभी वह उत्तर प्रदेश का भी नहीं होता है। तो वह भीड़ जो होती है वो परसेप्शन बनाती है, और उस भीड़ को लाने के लिए बसों का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन बसों के साथ बैठे हुए लोगों की जेब में कुछ पैसा डाला भी जाता है, जिससे वो जाए वहां नारे लगाएं। और यही रोजगार की परिस्थितियां भारत में बेरोजगारी के आलम में सबसे बड़ी हो चली है। दूसरी बड़ी बात, जो अपराधी होते हैं वह और ज्यादा पूंजीपति होते हैं, उनके पास और ज्यादा पूंजी होती है, क्योंकि जो निकल कर आया, जो खास तौर से एडीआर की रिपोर्ट अपने तौर पर कहती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मुलायम सिंह के यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के काल में अगर सांसदों और विधायकों का औसत भी निकाला जाए कि उनके पास कितने पैसे उनकी जेब में रहे होंगे, तो बीजेपी का औसत निकलता है 6,39,00,000। यह उनका एवरेज है। कईयों के पास बहुत ज्यादा होंगे, कईयों के पास सिर्फ 1 या 2 करोड़ होंगे। कांग्रेस का आंकड़ा निकलता है 5,33,00,000। 2004 से, यानी उस दौर से लेकर 2021 तक की परिस्थितियों को जरा टटोलने की कोशिश कीजिए। बीएसपी का आंकड़ा निकलता है 3,69,00,000 रुपए। यह एवरेज है संपत्ति सबकी। समाजवादी पार्टी का निकलता है 2,84,00,000। और इंडिपेंडेंस भी जो बन जाते हैं, जीत जाते हैं सांसद या विधायक, वह भी लगभग 3 करोड़, उनकी भी औसत है ये राशि। लेकिन सवाल इसके बाद है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं, जैसे बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि वह जिसको भी टिकट देती है उनको उनसे पैसा लेती है, और पैसा लेकर वो चुनाव में उसमें लगा देती है कि आप किस रूप में जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, और कुछ पैसा पार्टी के लिए भी रखा जाता है। इसमें जो एक डाटा निकल कर आया है, खासतौर से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में लड़ते हैं, और उसमें चुना गया, बीजेपी के तकरीबन 1,500 उम्मीदवारों को चुना गया, उनकी जो औसत आय थी वह 3,73,00,000 रुपए की थी। यह भी करोड़पति हैं। जो कांग्रेस के थे ये 4,06,00,000। यह जो मैदान में कूद रहे थे, इनकी संख्या 1,102 लोगों से पूछताछ की गई है, तो उसमें से निकल कर आया है। जो बीएसपी है, इसमें 1,466 लोगों से पूछा गया, और इनकी जो संपत्ति थी वह तकरीबन 4.5 करोड़ के पार की थी। यह औसत है। जो समाजवादी पार्टी थी, इनकी भी 3.5 करोड़ से ज्यादा थी औसत संपत्ति। यह भी लगभग 1,339 उम्मीदवारों से पूछा गया, और उम्मीदवार उस समय थे जब वो चुनाव मैदान में जा रहे होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन जो 30 लाख के टारगेट देता है कि 30,80,000 आप चुनाव प्रचार में 2022 में कर सकेंगे, 2017 में कुछ कम था, वो 26 लाख था, अब बढ़ गया, वो 30 लाख पार कर गया। ऐसी परिस्थिति में इतना पैसा उस प्रदेश में जिसकी अपनी प्रति व्यक्ति आय इस देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में आधी हो, वहां पर इतना पैसा कौन दे रहा है? यहीं से 2 सवाल फिर शुरू होते हैं। अगर अपराधियों की फहरिस्त देखिएगा तो जो हमने औसत बढ़ाया, उस औसत में आपको लगभग 50% का इजाफा कर देना पड़ेगा। यानी क्रिमिनल के पास, जो क्रिमिनल जिस पर आरोप हो, जो विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहा हो, और वो अपने हलफनामे में जिक्र करे हमारे पास हमारे खिलाफ ये मामले अदालत में चल रहे हैं,
उसकी संपत्ति लगभग 50% औसत और ज्यादा होती है। यहां पर हम बाकी आंकड़े पर निकल कर आए, एक चीज जानकारी आपको और दे दें, इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि अब तो लखीमपुर में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है, तो मंत्री जी पद से हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्योंकि मंत्री जी की ही तो गाड़ी थी, थार गाड़ी, तो ऐसे में तो उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे शख्स का नाम जो जुड़ा है वो मंत्री जी के साले साहब हैं, यानी अजय मिश्रा टेनी के साले और आशीष मिश्रा जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उनके मामा। उनका नाम है वीरेंद्र शुक्ला। वह एक लिहाज से ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो आपने देखी, 3 गाड़ियां जो एक के बाद एक रौंदती चली गई थी। तो वीरेंद्र शुक्ला आरोपी हैं जिनकी गाड़ी स्कॉर्पियो थी और उन पर आरोप लगाया गया कि वो साक्ष्य मिटा रहे थे और उनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री महोदय के नाम की गाड़ी, थार गाड़ी जो थी, अजय मिश्रा, उनका नाम आरोपियों की फहरिस्त में नहीं है, इस एसआईटी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है। सवाल यह है कि ऐसी चार्जशीट के साथ साथ दूसरा है कि वह खास तौर से लखीमपुर इलाका, जो बहराइच का इलाका है, वो इलाका, उस पूरे हिस्से को छोड़िए, 4 जिलों में जो पैसा लगेगा वो कौन लगाएगा? जाहिर है वो पैसा वही शख्स लगाएगा जिसे चुनाव लड़ना और जितवाना है और जिसके बाद जो उससे कमा भी सकता हो। तो उस शख्स में, उस इलाके में नाम जब आएगा तो उसमें मंत्री जी के परिवार का नाम तो आएगा ना, क्योंकि ये बड़े पूंजीवती न लोग हैं, पैसा इनके पास खूब है, इनकी मिलें हैं, इनका पेट्रोल पंप है, इनके बिजनेस है, नेपाल के जरिए आवाजाही के कई चीज़ें चलती हैं, तो पैसा तो ये लगाएंगे। तो ऐसे में अब एसआईटी की रिपोर्ट का वो हिस्सा क्या मायने रखता है, जिस रिपोर्ट में इन्होंने जो अदालत के भीतर एप्लीकेशन डाली, विधाराम दिवाकर जो मुख्य जांच अधिकारी एसआईटी के थे, उसमें उन्होंने जब लिखा, संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि अभिव्यक्तियों ने आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अंजाम दिया है। इससे 5 लोगों की मौत हो और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, इनके खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाए। यह आग्रह अदालत से था और अब अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो 5000 पन्नों की रिपोर्ट के बाद नियम यह कहता है कि जो 3 गाड़ियां थी, उन 3 गाड़ियों के जो मालिक थे, जिनके नाम पर यह गाड़ियां, वह तीनों तो खुद ब खुद आरोपी हो जाएंगे। लेकिन बाकी 2 गाड़ियों के मालिक आरोपी हैं, लेकिन एकमात्र गाड़ी जो सबसे आगे चल रही थी, थार गाड़ी, उस गाड़ी का मालिक आरोपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा है, क्योंकि उस इलाके में प्रभाव है, क्योंकि उस इलाके में दबंगई है। और इन सब चीज़ों की जानकारी जो 208 गवाह हैं, उनसे जो एसआईटी ने जो पूछताछ की, उसमें निकल कर आया कि हाँ, इनका प्रभाव तो है, इनकी दबंगई तो है, और उसी ने उनको कानून के हिसाब से न चलने देने के लिए उत्साहित कर दिया। तो क्या इलेक्शन के वक्त में किसी को पद से हटाया जा सकता है, जो पद ऐसा हो जिसमें उसकी रसूख बरकरार भी रहे और पैसे वाला हो, जो उस दौर में इलेक्शन में पैसा भी डाल सके? अब ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल यहीं से निकल कर आता है कि पिछली बार सभी दलों ने तकरीबन 5500 करोड़ रुपए खर्च किए थे 2017 के चुनाव में, जिसमें जानकारी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी और उसके बाद तमाम डाटा निकल कर आए और जानकारी निकलती चली गई। इस बार की जानकारी कह रही है नहीं नहीं नहीं, ये 5500 नहीं होंगे, ये तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया पार कर जाएंगे। लेकिन पिछली बार का जब एनालिसिस किया गया, वोट दर वोट और वोट के बदले नोट के बदले वोट, शराब, और तकरीबन 200 करोड़ रुपया जब्त भी उस दौर में किया गया, ये सारी चीज़ें परखने के बाद मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच ये है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी अगर देखना शुरू करें, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है तकरीबन 1000 करोड़ रुपया अपने तौर पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी और उस इलाके को लेकर खास तौर से उसमें जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रति सीट जो है तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए प्रति सीट तो खर्च होंगे वोट को अनुकूल करने के लिए, खास तौर से तब जब जनता रूठी हुई है, जनता उस जमीनी मुद्दों को लेकर रूठी हुई है जो इस सरकार को पूरा करना था। लेकिन सरकार अपने तरीके से प्रचार के जरिए, भाषणों के जरिए, रैलियों के जरिए, प्रधानमंत्री की रैलियों के जरिए, गृह मंत्री की रैलियों के जरिए, क्योंकि अभी तो ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर पहचान नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन के बाद होगी, अभी तक तो वो मंत्री ही हैं, क्योंकि मंत्री और सरकारी खर्च पर ये रैलियां हो रही हैं।
तो अभी उस हिस्से में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप लकीर खींच देंगे कि हम ये सोच रहे हैं कि 20 दिसंबर के बाद से उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार की रैलियां हो रही हैं उस खर्चे को भी जोड़ दिया जाए तो ये खर्चा तकरीबन 70,000 करोड़ इस इलेक्शन में पार कर जाएगा। एक इलेक्शन 70,000 करोड़ रुपए पार कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के भीतर में एक आम आदमी की क्या बिसात है, खास तौर से तब जब वहाँ की जो जीडीपी की परिस्थिति हो, जो जीएसटी कलेक्शन भी होता है ना, उत्तर प्रदेश उसमें भी काफ़ी आगे है। वो लगभग 5वें नंबर पर आता है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है, जीएसटी कलेक्शन में ही 5वें नंबर पर यूपी आकर खड़ा हो जाता है। यूपी के भीतर जो टैक्स पेयर्स हैं और जो व्यापारी और कारोबारी हैं और जिनको इनकम टैक्स का नोटिस इस दौर में जो 2000 लोगों का जिक्र निकल कर आ रहा है कि इतनों को नोटिस दिया गया है, वो नोटिस क्यों दिया गया? वसूलने के लिए नहीं, बल्कि आपको किस रूप में पैसा कहाँ करना, ये राजनीतिक तौर पर जाहिर है आईटी डिपार्टमेंट केंद्र के मातहत काम करता है। तो केंद्र अपने तौर पर एक संदेश दे रहा है क्या ऐसे सिस्टम के जरिए? यह भी एक सवाल है, क्योंकि पैसा आखिर में चाहिए ही, पूंजी के जरिए ही चीजें लड़ी जाएंगी और उसी के जरिए पूरा का पूरा खेल होगा। तो ये जो 10,000 करोड़ का पहला आंकड़ा ऑफिशियली निकल कर आ रहा है, इस बार इतना खर्च होगा, पिछली बार की तुलना में दुगना और पिछली बार के अनऑफिशियल की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा। ये खर्चा इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति इस देश के भीतर में पैसे चुनाव की हो चली है और इस कॉकटेल के सामने कोई आम पॉलिटिकल पार्टी टिक ही नहीं सकती है। इसीलिए हमने कहा कि अगर विपक्ष ये सोच लेता उत्तर प्रदेश के भीतर, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ये सोच लेते, हम चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे ही नहीं। चुनाव का ऐलान होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, इलेक्शन कमीशन जब बोल देगा तब करेंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। उस रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा। इससे पहले वो पूरी हवा बन चुकी होगी और उसके बाद की परिस्थितियों में सिस्टम सत्ताधारी पार्टी के साथ काम कर रहा होगा। तो चुनाव को किस रूप में, परसेप्शन के लिहाज से, पैसे के तरीके से और वोटरों को अपने साथ मानसिक तौर पर लाने की परिस्थिति में कैसे आएगा, ये एक हिस्सा है। यहां से एक दूसरी परिस्थिति शुरू होती है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण टूट रहा है? क्या वाकई ओबीसी के भीतर टूट आ चुकी है? क्या वाकई छोटी जातियों में टूट आ चुकी है? जब भी आप मिलिएगा अलग अलग जातियों के नेताओं से, उन जातियों के नेताओं का कद जब तक राजनीतिक तौर पर बड़ा नहीं होता है तब तक उस जाति के लोग उस नेता के पीछे चलने को तैयार नहीं होते हैं। मसलन निषाद है या राजभर है, अगर इनका कद बढ़ा हुआ हो जाएगा, जो अब धीरे धीरे हो चला है, तो उस जाति के लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और इनकी बार्गेनिंग पावर पैसे के लिहाज से और सीट के लिहाज से झटके में बढ़ जाएगी। लेकिन जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अपने नेताओं का कद भी छोटा है, तो उनकी अपनी साख और उनकी बार्गेनिंग और सौदेबाजी का जो दायरा है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। यही उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर हो रहा है। लेकिन जो जातियां टूटी है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में आइएगा तो बीजेपी के साथ तो कटिहार के दौर में याद कीजिए कोयरी समाज कैसे टूटा, लोधी वोट जो थे वह कैसे कल्याण सिंह के जरिए शिफ्ट हुए और सोशल इंजीनियरिंग को अपने तौर पर बीजेपी कैसे करती रही। लेकिन इस दौर में खास तौर से अभी के वक्त में 3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण हो चली है, जिसमें सबसे ऊपर पैसा है, उसके बाद सिस्टम है और तीसरा वो परसेप्शन है, जिस परसेप्शन के आरे जीत किसकी हो रही है ये बताने और बनाने की होती है। शायद इसीलिए कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उस प्रियंका गांधी के लड़की हूं के नारे के साथ आपको लड़कियों का समूह तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन बार बार ये कहा जाता है क्या ये वोट में तब्दील होगा? आधी आबादी वोट में तब्दील हो सकती है? ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। वोट तभी शिफ्ट होता है जब जीतने की बात हो। अगर लगने लगे कि ये जीत रहे हैं तब तो चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। यहीं से आखिरी सवाल शुरू होता है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इलेक्शन कमीशन के तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव प्रचार ने 2 मैसेज साफ कर दिए हैं। पहला मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही है तो वह सत्ता में नहीं आ सकती हैं, जो विपक्ष में अलग अलग लड़ रहे हैं। और दूसरा हिस्सा ये है कि जो खास तौर से मुसलमान और ब्राह्मण, जिन दोनों की तादाद अगर मिला दीजिएगा तो ये 30% पार कर जाता है। तो अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ आके खड़ी हो जाए तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या ये संभव है?
या दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर दोनों आगे इसलिए निकले हैं क्योंकि अभी भी वह पानी की उस धारा को माप रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले वक्त में चीजें अनुकूल दोनों के गठबंधन के साथ क्या हो सकती है? बड़ा इंपॉसिबल सवाल है ये। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या कांग्रेस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन बना रही है? और क्या वाकई 2022 में अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो 2024 में वो खड़े हो पाने की स्थिति तक में नहीं रहेंगे और इस संगठन को चलाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? यह सवाल इस दिशा में ले जाता है कि अब वाकई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने अपने एजेंडे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना अपना विजन है, वह दोनों एक दूसरे के अंतर्विरोध में आकर खड़ा है और इसका लाभ बीजेपी को खुले तौर पर मिलता है। कोई झुकने को तैयार नहीं है, हर कोई अपनी जीत को मानने को तैयार है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन नई परिस्थितियों में आकर अभी ठहरा हुआ है, उसमें जनता के भीतर का आक्रोश अपने तौर पर उबाल पर है, इनकार नहीं किया जा सकता है। जितनी बड़ी तादाद में रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, यह उत्तर प्रदेश के भीतर की बेरोजगारी की परिस्थितियों को भी दिखलाता है। और जितनी बड़ी तादाद में इस दौर में जो रैलियों में समा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो खास तौर से सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें होती है, सबके चेहरे पर लालिमा रहती है, बड़े खुश रहते हैं और कहा जा रहा है कि उनको भरपूर पैसा मिल जाता है। अब यहां पर सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में किसान का मुद्दा कोई काम नहीं करेगा, जो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। वहां की जानकारी निकल कर आती है कि जो 14 जिलों में से 14 जिलों की 71 सीटें जो हैं, उस 71 सीटों में जो 50 सीटें थी, वो 52 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार इस 71 सीटों पर और जहां गंवाया गया है उसको उस 50 सीटों की तुलना में लगभग दुगना खर्च करने की स्थिति में बीजेपी आ चुकी है। तो क्या वाकई इतना पैसा आ रहा है? वाकई खर्च करेगी? वाकई वोटरों को खूब वारे न्यारे हो जाएंगे? और इलेक्शन क्या इसीलिए लड़ा जाता है कि जो एक रोजगार दे दे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पैसे खर्च होंगे? और दूसरी स्थिति निकल कर आ रही है जो पूर्वांचल की परिस्थिति है। पूर्वांचल की लगभग 121 सीटें जो हैं उस दायरे में आ रही है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री टेनी के साथ भी जुड़ती है, कि अगर अपराधियों की फेरिस्त को हम परखना शुरू करें, जिनकी अपनी संपत्ति बाकियों की तुलना में लगभग 50% ज़्यादा है, तो वह उसी हिसाब से खर्च करेंगे और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो जो ये सेलेक्टिव का एस्पेक्ट है कि बुलडोजर कहाँ चलेगा, क्रिमिनल कौन होगा, किसके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको रोका जाएगा कि आप गैर कानूनी काम मत कीजिए, वह किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, यह बहुत मायने रखता है। तो यह जो छननी है उत्तर प्रदेश के भीतर की, जो अपराधियों को छानती है, उसमें से पैसा भी अपने साथ जोड़ती है, जो जातीय समीकरण को भी अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में लाती है, और आखिरी मंत्र धर्म का होता है, जहां पर एक मुश्त इतनी मोटी लकीर खींच दीजिए जिसमें हिंसा की प्रतिध्वनि हो, जिसमें कट्टरता की प्रतिध्वनि हो, जिसमें एक दूसरे को लेकर नफरत की सोच हो, और इसको बोलने और करने के लिए कोई अलग से व्यक्ति नहीं चाहिए। जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत कीजिए, तो उसको कानून की मान्यता मिल जाती है। या फिर उन बातों को रखने के लिए कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स ही चुनावी रैलियों में उन बातों का जिक्र कर दे। कार्रवाई जब होती है, होती रहे। नजर ये आना चाहिए कि हम खुले तौर पर, कानून हमारे साथ है, खुले तौर पर सिस्टम हमारे अनुकूल है, खुले तौर पर पैसा देने की स्थिति में हम ही हैं, खुले तौर पर संगठन सबसे बड़ा हमारे पास ही है, जो पूरे राज्य में वृहद तौर पर फैलता चला जाएगा, और उसके साथ ही चुनावी जीत के बाद उन सब की भरपाई अपने अपने तौर पर कर दी जाएगी। यह एक सिस्टम है। इस सिस्टम के पन्नों में आप पलटना शुरू कीजिएगा तो अखिलेश यादव का दौर हो, बीएसपी का दौर हो, मुलायम सिंह का दौर हो, उस दौरों को जब पलटना शुरू कीजिएगा तो बार बार इसी जगह पर आके खड़े होइएगा जब 2022 में योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव हार जाते हैं, जो जनता के आक्रोश के साथ और मुद्दों के साथ निकल भी रहा है, तब जो एनालिसिस होगा, वो एनालिसिस की जमीन 2024 के चुनाव को डिगाना शुरू कर देगी।
तो आखिरी बात यही है, आखिर क्यों 2022 का चुनाव 2024 के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है? आखिर क्यों 2022 में इनकम टैक्स और ईडी बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों इस दौर में आपराधिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोगों को बख्शा जाता है जो सत्ता के अनुकूल हो? आखिर क्यों इस दौर में जनता के साथ पैसे की कमाई को जोड़ दिया जाता है? आखिर क्यों इस दौर में सब चीज़ों में रियायत दे दी जाती है और ये रियायत इनकम टैक्स भरने तक की हो जाती है? ये कौन सी परिस्थिति है? ये कौन सा सिस्टम है? ये सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश है, जहां पर अगर आप जाति नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं, पैसे को कुछ नहीं समझते हैं, पावर को कुछ नहीं समझते हैं, तो आप चुनाव मत लड़िए। इन सारी चीज़ों को साधने की ताकत अगर आप में है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर का सच है। आखिरी सच जनता का होता है। तो क्या वाकई जनता इस सारी परिस्थितियों के ऊपर है? अगले एपिसोड में बात होगी जनता के अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, प्रोफेशनल हो या अपने तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या इस चुनाव में पैसे के बल पर वोट दे पाने की स्थिति में रहेगी, या उनके मुद्दे जो उन्होंने देखा है, जो कुछ उत्तर प्रदेश के भीतर शवों को देखा हो, बेरोजगारी को देखा हो, मुश्किल और मुफलिसी हालातों को देखा हो, वो मायने रखेगी। ये अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।